विक्रम ने एक लंबी राहत की सांस ली। आखिरकार काम पूरा हुआ। उसने सामने के हॉल में देखा, जहां 70 से अधिक लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और उनमें से आधों के दिलों में वह पहले ही हार्ट सप्रेशन आर्ट डाल चुका था। इनविजिबिलिटी क्लॉक का इस्तेमाल करके बाहर टेलीपोर्ट करना और लोगों पर घात लगाकर हमला करना। थाउजेंड सी आइलैंड के सेकंड एल्डर को अंदर लाने के बाद उसे यह शानदार आइडिया मिला था। अगले 3 दिनों तक उसने यही प्रक्रिया दोहराई। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने अलग अलग गुटों से 30 से अधिक नाइसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स को अंदर खींचा और एक एक करके उन पर हार्ट सप्रेशन आर्ट लागू कर दिया। कुछ नाइसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स ऐसे भी थे जिन्हें उसने सावधानी बरतते हुए अपने वश में नहीं किया था, क्योंकि इमोर्टल पैलेस के प्रवेश द्वार पर वह जिस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था वह अब खत्म हो रही थी। हालांकि इन 30 से अधिक नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स के सहयोग से इमोर्टल पैलेस के प्रवेश द्वार की रखवाली करना अब बहुत आसान हो गया था। अंत में विक्रम ने केवल इन्हीं नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स को इमोर्टल पैलेस के द्वार में प्रवेश करने दिया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अन्य नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स भी चुपके से अंदर खिसकने में कामयाब रहे थे। जब तक ट्रायल पूरा हुआ, कुल 81 लोग इमोर्टल पैलेस के अंदर आ चुके थे। इनमें वह खुद, विशाल और नीरा भी शामिल थे। जिस बात ने विक्रम को थोड़ा चिंतित कर रखा था वह यह थी कि ध्रुव और बाकी लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। उस समय उसने ध्रुव और अन्य लोगों को इमोर्टल हॉल के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन जब वह जागा तो उसने खुद को इमोर्टल पैलेस के प्रवेश द्वार पर पाया। उसे नहीं पता था कि इमोर्टल हॉल में क्या हो रहा है, लेकिन ध्रुव और बाकी लोगों को इमोर्टल पैलेस को फिर से प्रकट होते हुए देखना चाहिए था। क्या वे अभी भी उसकी बात मानकर इमोर्टल हॉल के बाहर इंतजार कर रहे होंगे? ध्रुव और तारा शायद ऐसा करें, लेकिन विक्रम को यह विश्वास नहीं था कि स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स इमोर्टल पैलेस को देखकर भी बिना आए रह सकेंगे। उनके न आने की केवल एक ही संभावना थी, कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जाने से पहले विक्रम ने विशेष रूप से एक शैडो डेमन बीस्ट पीछे छोड़ दिया था। यद्यपि समय बीतने के कारण वह अब तक बिखर गया होगा, लेकिन उसने ध्रुव को उस शैडो डेमन बीस्ट के मांस और रक्त का एक हिस्सा भी दिया था, जिसे किसी भी खतरे की स्थिति में समनिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तुरंत बुलाया जा सकता था। यहां तक कि किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर का सामना करते समय भी शैडो डेमन बीस्ट की सुरक्षा और सागर के पास मौजूद विच इमोर्टल स्टाफ के ट्रांसफॉर्मेशन स्टाफ के साथ भले ही वे जीत ना पाएं, कम से कम बचकर निकलना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उनकी अनुपस्थिति का यही मतलब था कि वे किसी चीज में फंस गए हैं। ट्रायल पूरा होने के बाद मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया और स्क्रीन की ओर देखा। इस समय उसके द्वारा बनाए गए तीनों विशाल पुल ढह चुके थे और इमोर्टल पैलेस का द्वार पूरी तरह से सील हो चुका था। उसी समय एक ढाल की तरह एक बैरियर ने पूरे इमोर्टल पैलेस को घेर लिया था। बाहर के सभी कल्टीवेटर्स उस प्रकाश ढाल वाले बैरियर द्वारा रोक दिए गए थे। विक्रम ने पेड़ की सूखी टहनी को लहराने की कोशिश की, लेकिन वह इस बैरियर को नियंत्रित नहीं कर सका। फिलहाल वह केवल इमोर्टल पैलेस के फ्रंट हॉल के भीतर ही टेलीपोर्ट कर सकता था। और वाह वाह! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, सूखी टहनी का चक्कर लगा रही 3 ग्रे गोल्ड डॉल में से एक अचानक पागलों की तरह उस पर झपट पड़ी। विक्रम के चेहरे के भाव बदल गए। बज बज! लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी दृष्टि रोशनी की एक चमक से भर गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। उसके पीछे एक गलियारा था जो स्पष्ट रूप से फ्रंट हॉल से जुड़ा हुआ था। जहां तक उसके सामने की बात है, वहां एक विशाल पत्थर का टैबलेट था जिसके सामने 100 से अधिक आसन रखे हुए थे। वाह वाह! अचानक उसके शरीर के भीतर से एक रोने की आवाज आई। विक्रम चौंक गया। जब उसने अपने अंदर ध्यान केंद्रित किया तो उसे पता चला कि जो ग्रे गोल्ड डॉल उस पर झपटी थी वह अब उसके शरीर के अंदर थी।
उसी समय उसके हाथ में मौजूद सूखी टहनी से बड़ी मात्रा में जानकारी आई। दूसरा अल्टीमेट ट्रायल, फ्यूजन विदर्ड इमॉर्टल पावर। लक्ष्य, 10 दिनों के भीतर विदर्ड इमॉर्टल पावर के एक अंश का फ्यूजन पूरा करें। फ्यूजन का तरीका, 5 विदर्ड फोर्स आकर्षण प्राप्त करें। विदर्ड पावर का ट्रांसमिशन अब सक्रिय हो गया है। इमॉर्टल पैलेस में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को विदर्ड पावर का एक हिस्सा प्राप्त हुआ है। सामने वाले स्टोन टैबलेट में विदर्ड फोर्स कल्टीवेशन आर्ट शामिल है। ट्रायल लेने वाला अन्य प्रवेशकों को यहां कल्टीवेट करने के लिए बिठा सकता है। जो सफलतापूर्वक कल्टीवेट करते हैं वे ट्रायल लेने वाले के विदर्ड फोर्स आकर्षण बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, उनके विदर्ड पावर कल्टीवेट करने के ठीक उसी क्षण आपको वह ऊर्जा उनसे छीननी होगी। यह पढ़ते हुए विक्रम ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। इसका मतलब यह था कि उसे सभी को विदर्ड पावर कल्टीवेट करने के लिए अंदर आने देना था, और जैसे ही वे सफल होते उसे उसी पल वह विदर्ड पावर छीननी थी। सरल शब्दों में, क्या यह उसकी नजरों का परीक्षण था? रुको, क्या यहां इमॉर्टल मास्टर हेवनली आई काम कर सकती है? उसने अचानक सोचा। प्रवेश बैरियर सक्रिय हो गया है। तभी सूखी टहनी से एक और संदेश आया। वूश वूश वूश। पीछे के गलियारे से तुरंत तेज हवा जैसी आवाजें आने लगीं। धत तेरे की! विक्रम के होंठ फड़क उठे। बिना सोचे समझे उसने तुरंत सूखी टहनी लहराई और वापस पिछले कमरे में टेलीपोर्ट हो गया। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? विशाल और नीरा उसे वापस देखकर खुश तो थे, लेकिन थोड़े घबराए हुए भी थे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने केवल विक्रम को एक ग्रे रोशनी से घिरे हुए देखा था, जो एक ऐसी ऊर्जा से भरी थी जिससे उन्हें बहुत असहजता महसूस हुई। और फिर विक्रम गायब हो गया था। उन्हें लगा था कि उनके मास्टर पूरी तरह से उस ग्रे रोशनी से नष्ट हो गए हैं। उसी समय उनके शरीर में भी एक रहस्यमयी ग्रे ऊर्जा प्रवाहित हुई थी। वे अभी सोच ही रहे थे कि विक्रम वापस आ गया। तुम्हारा मास्टर बिल्कुल ठीक है। विक्रम ने हाथ हिलाया, और जब उसने विशाल और नीरा की स्थिति देखी तो वह थोड़ा चौंक गया। विशाल, विदर्ड पावर अनुकूलता, 95% सुझाव केवल शिष्य के लिए। विदर्ड पावर कल्टीवेट करने के लिए उपयुक्त, इसे विदर्ड फोर्स कल्टीवेशन आर्ट स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है। नीरा, विदर्ड पावर अनुकूलता, 15% सुझाव, विदर्ड पावर कल्टीवेट करने के लिए उपयुक्त नहीं। जबरन कल्टीवेट करने से जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। इसके शरीर से विदर्ड पावर निकालने की सलाह दी जाती है। इमॉर्टल मास्टर हेवनली आई ने उसे ये 2 नई जानकारियां दी। इसने उसे सूखी टहनी का उपयोग करके इनर हॉल का दृश्य देखने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वह इस समय इमॉर्टल पैलेस के बाहर कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन जिस इनर हॉल में वह पहले गया था वह अब उसके हाथ की सूखी टहनी के नियंत्रण क्षेत्र में था। वर्तमान में इनर हॉल में सुहानी स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर, थाउजेंडसी आइलैंड के ग्रेट एल्डर और कई अन्य कल्टीवेटर्स पहले ही आ चुके थे। वे विशाल स्टोन टैबलेट और जमीन पर बिखरे आसनों को देखकर भ्रमित लग रहे थे। विक्रम की नजर तुरंत उन पर पड़ी और इमॉर्टल मास्टर हेवनली आई ने तुरंत जानकारी प्रदर्शित की। सुहानी, विदर्ड पावर अनुकूलता 50%, स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर। विदर्ड पावर अनुकूलता 60%, यशवर्धन, विदर्ड पावर अनुकूलता 80%। यह सच में काम करता है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। यह विदर्ड पावर अनुकूलता स्पष्ट रूप से बता रही थी कि कौन कल्टीवेट कर सकता है। इससे वह निस्संदेह इन लोगों के विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की प्रगति पर नजर रख सकता था। इनर हॉल में सुहानी और अन्य लोगों के भ्रमित चेहरों को देखकर विक्रम ने तुरंत अपनी आवाज बदली और अपने उसी पहले वाले शांत लहजे में बोला, पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पास करने पर बधाई। अब जो आप देख रहे हैं वह दूसरा ट्रायल है। इस ट्रायल का उद्देश्य विदर्ड पावर कल्टीवेट करना है। मुझे विश्वास है कि आपने इसे महसूस कर लिया होगा। आपके शरीर में जो ऊर्जा प्रकट हुई है वही विदर्ड पावर है। इसे एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हुए सामने के आसनों पर बैठें, सामने वाले स्टोन टैबलेट को ध्यान से देखें और विदर्ड पावर कल्टीवेट करें।
विदर्ड पावर मेरी विरासत का हिस्सा है। यदि आप इसे सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर सकते हैं तो आप मेरी विरासत प्राप्त करने और आगे के ट्रायल में भाग लेने के योग्य होंगे। जैसे ही ये शब्द गूंजे, इनर हॉल में मौजूद कई कल्टीवेटर्स के चेहरों के भाव जम गए। भले ही कई लोगों ने उसे पहले बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन अब उसकी पहचान पक्की करने में उन्हें कोई संदेह नहीं था। यह इसी जगह की इमोर्टल की बची हुई आत्मा की आवाज थी। कुछ ही देर में सुहानी और दर्जनों अन्य लोगों ने मिलकर एक एक आसन ढूंढा और बैठ गए। सामने वाले स्टोन टैबलेट को घूरने लगे। ये देखकर विक्रम मुस्कुराया। फिर अचानक उसे अपने बगल से दो घूरती हुई निगाहें महसूस हुईं। जब उसने विशाल और नीरा को अपनी ओर खाली आंखों से घूरते देखा तो विक्रम ने बस कंधे उचका दिए। विशाल और नीरा हैरान थे। क्या उनके मास्टर इमोर्टल होने का नाटक कर रहे थे? दृश्य को देखकर वे सभी शक्तिशाली कल्टीवेटर्स कितने गंभीर होकर उस स्टोन टैबलेट को देख रहे थे और स्पष्ट रूप से उस आवाज पर गहराई से विश्वास कर रहे थे। दोनों सन्न रह गए थे। उन्होंने पहली बार सुना था कि इमोर्टल भी अपना भेष बदल सकते हैं। नीरा, अपना मन शांत करो। विक्रम ने अचानक नीरा की ओर देखा। नीरा चौंक गई, लेकिन तुरंत आज्ञा मानी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ रखा और विच पावर की एक धारा को नीरा के शरीर में मौजूद विदर्ड पावर को घेरने और बाहर निकालने के लिए निर्देशित किया। मास्टर, क्या यही विदर्ड पावर है? अपने चारों ओर उमड़ रही उस ग्रे ऊर्जा को देखकर नीरा ने पूछा। यह ग्रे ऊर्जा अभी कुछ देर पहले ही उसके शरीर में अप्रत्याशित रूप से बहने लगी थी और उसने वह सब भी सुना था जो विक्रम ने उन शक्तिशाली कल्टीवेटर्स से कहा था। हां, विक्रम ने सिर हिलाया। यह ऊर्जा तुम्हारे कल्टीवेट करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। नीरा ने सिर हिलाया। जब यह ऊर्जा उसके शरीर में आई थी तो उसने सच में थोड़ी असहजता महसूस की थी। फिर विक्रम ने विशाल की ओर देखा। विशाल, क्या तुम और मजबूत बनना चाहते हो? विशाल चौंका और बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। हां, तो विदर्ड पावर कल्टीवेट करो। तुम्हारी ओवरलॉर्ड सैक्रेड बॉडी इस ऊर्जा के अनुकूल है। यदि तुम इसे मेजर अचीवमेंट तक कल्टीवेट कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। विक्रम ने छवि में इनर हॉल की ओर इशारा किया और निर्देश दिया। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हें किसी और चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस स्टोन टैबलेट पर विदर्ड पावर कल्टीवेशन तकनीक को देखने पर ध्यान केंद्रित करना। यह सुनकर विशाल ने छवि में उन शक्तिशाली कल्टीवेटर्स को देखा। वह थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसकर सिर हिला दिया। यह मास्क पहनो। विक्रम ने एक सफेद मास्क निकाला। यह इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के खजानों में से एक था, जिसका नाम कंसीलिंग मास्क था। इसे पहनने से आध्यात्मिक संवेदनाओं की जांच को रोका जा सकता था और कल्टीवेटर की आभा और शरीर में बदलाव आ सकता था। इनर हॉल में मौजूद 70 से अधिक कल्टीवेटर्स में से कई ने इमोर्टल सीक्रेट रेल्म खुलने से पहले विशाल को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के अखाड़े में टहलका मचाते देखा था और उसकी पहचान जानते थे। हालांकि वह विशाल को किसी भी समय वापस टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन सावधानी बरतना ही बेहतर था। विशाल के कंसीलिंग मास्क पहनने के बाद उसका शरीर स्पष्ट रूप से पतला हो गया और उसकी आभा इतनी अपरिचित हो गई कि विक्रम ने भी इसे महसूस किया। अगर वह नहीं जानता तो वह निश्चित रूप से कंसीलिंग मास्क पहने विशाल को पहचान नहीं पाता। मास्टर, जूनियर सिस्टर, लगता है मैं पतला हो गया हूं। विशाल ने अपने शरीर को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। विक्रम उसका उत्साह कम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है जो मैंने कहा था? विशाल ने जोर जोर से सिर हिलाया। विक्रम ने तुरंत सूखी टहनी लहराई और उसे इनर हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया। अब जब इनर हॉल खुल गया था तो वह महसूस कर सकता था कि सूखी टहनी द्वारा नियंत्रित की जाने वाली ऊर्जा कुछ हद तक ठीक हो गई थी। कम से कम 100 या 80 बार आगे पीछे टेलीपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी। टेलीपोर्ट करते समय उसने अपने उसी ठंडे लहजे में कहा, अब एक और ट्रायल प्रतिभागी जोड़ा जा रहा है इनर हॉल में।
यह सुनकर और विशाल को अचानक प्रकट होते देखकर सुहानी और बाकी सब चौंक गए। ध्यान से देखने के बाद उनकी आंखों में संदेह का भाव आ गया। सफेद मास्क पहने उस पतले आदमी की आभा बहुत अजीब थी। जैसे ही उनकी आध्यात्मिक संवेदना उसे छूती, वह पत्थर की तरह डूब जाती। इससे वे अंदर ही अंदर सतर्क हो गए। अब जब पहला ट्रायल पास हो गया था तो इमोर्टल ने विशेष रूप से इस व्यक्ति को अस्थायी रूप से जोड़ा था। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, यह व्यक्ति विरासत प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त था। एक प्रतिद्वंद्वी। वहां मौजूद सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। हालांकि यह देखकर कि वह पतला आदमी आने के बाद सीधे एक आसन पर बैठ गया और बेहद गंभीरता से अपने सामने स्टोन टैबलेट को देखने लगा, उन्होंने भी कोई लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और स्टोन टैबलेट पर विदर्ड पावर कल्टीवेशन तकनीक का अवलोकन जारी रखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। कमरे के अंदर इनर हॉल में स्थिति शांत होते देख विक्रम ने भी अपने दिमाग में विदर्ड एब्जॉर्बिंग आर्ट को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। यह कल्टीवेशन तकनीक जटिल नहीं थी, यह केवल एक सरल खींचने की तकनीक थी। उसके शरीर के भीतर विदर्ड इमोर्टल पावर से बनी 3 ग्रे गोल्ड डॉल में खींचने की शक्तिशाली शक्ति थी। विक्रम ने उस कल्टीवेशन तकनीक को विदर्ड इमोर्टल पावर के साथ जोड़ दिया। उसे इसमें महारत हासिल करने में आधा दिन भी नहीं लगा। इनर हॉल की ओर देखते हुए 70 से अधिक लोग एक साथ स्टोन टैबलेट को देख रहे थे और इस समय विशाल सहित 20 से अधिक लोगों ने कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, विक्रम ने मन ही मन सोचा। ये 20 से अधिक कल्टीवेटर्स वही थे जिनकी नजर में विदर्ड पावर की अनुकूलता अपेक्षाकृत अधिक थी। उनमें से 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स थे। जेड स्टार केव के मास्टर यशवर्धन, हिडन इमोर्टल पवेलियन के मास्टर और हेवनली विलोसेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर। यशवर्धन और हेवनली विलोसेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर की विदर्ड पावर अनुकूलता उसकी आंखों में 80% तक पहुंच गई थी, जबकि हिडन इमोर्टल पवेलियन के मास्टर की 70% थी। इसकी तुलना में जिस बात ने विक्रम को अधिक दिलचस्पी दी वह था नाइसेंट सोल स्टेज के मेजर अचीवमेंट वाला एक कल्टीवेटर। यह व्यक्ति 1000 सी आइलैंड का 6th एल्डर था, जिसने बिल्कुल अंत में अफरा तफरी का फायदा उठाकर इमोर्टल पैलेस में प्रवेश किया था। उसकी विदर्ड पावर अनुकूलता 90% तक अधिक थी। विशाल के अलावा वहां मौजूद लोगों में वह अकेला था जो 90% तक पहुंचा था। छवि के माध्यम से विक्रम स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जैसे जैसे विशाल और 1000 सी आइलैंड का 6th एल्डर कल्टीवेट कर रहे थे, ठोस विदर्ड पावर पहले से ही उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने शुरुआत में स्टोन टैबलेट पर मौजूद तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। अन्य लोगों में जिन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया था, केवल थोड़ी सी विदर्ड पावर ही उनके शरीर के चारों ओर दिखाई दे रही थी। जब दूसरा दिन आया, बज विक्रम ने देखा कि विशाल के शरीर के चारों ओर विदर्ड पावर घूमने लगी है और गोलों में इकट्ठा होने लगी है। उसकी आंखों में तुरंत एक प्रोग्रेस बार दिखाई दिया। 5%, 10%, 15%। क्या यह कल्टीवेट होने वाला है? विक्रम ने भौहें उठाईं। जल्द ही उसकी आंखों में प्रगति 100% तक पहुंच गई और विशाल के शरीर के चारों ओर विदर्ड पावर भी 10वें घेरे में इकट्ठा हो गई। बूम! इनर हॉल के भीतर विदर्ड पावर की एक लहर फूट पड़ी और विशाल के शरीर से उजड़ेपन की एक चौंका देने वाली आभा निकलने लगी। एक प्रवेशक ने सफलतापूर्वक विदर्ड पावर कल्टीवेट कर लिया है और उसे छीनने में विफल रहा है। यह प्रवेशक अगले ट्रायल ग्राउंड में आगे बढ़ेगा। विक्रम के हाथ में मौजूद सूखी टहनी से एक संदेश प्रसारित हुआ। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने देखा कि इनर हॉल में विशाल को टेलीपोर्टेशन ऊर्जा ने घेर लिया और वह गायब हो गया। विक्रम सन्न रह गया। क्या इसका मतलब यह था कि वह समय से पहले तीसरे अल्टीमेट ट्रायल ग्राउंड में प्रवेश कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने वाले ये सभी लोग उसके प्रतियोगी थे। यदि वह 10 दिनों के भीतर
9 विदर्ड पावर आकर्षणों को नहीं छीन पाया और अपने शरीर में विदर्ड इमॉर्टल पावर के 3 अंशों को परिष्कृत नहीं कर सका, तो उसका ट्रायल निस्संदेह इन प्रतियोगियों द्वारा ले लिया जाएगा। बेशक पहल अभी भी उसके हाथों में थी। हालांकि जिस बात ने उसे थोड़ा उत्सुक किया वह यह थी कि यदि उसने किसी को भी पहले गार्डियन ट्रायल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी होती तो यह दूसरा अल्टीमेट ट्रायल कैसे आगे बढ़ता। क्या कोई वैकल्पिक योजना होती? विक्रम खुद को इमॉर्टल पैलेस की गहराई की ओर देखने से नहीं रोक पाया। अपना सिर हिलाते हुए उसकी नजर वापस स्क्रीन पर लौट आई। विशाल के गायब होने को लेकर हैरान भीड़ को देखकर विक्रम ने तुरंत कहा, एक ट्रायल प्रतिभागी ने सफलतापूर्वक विदर्ड पावर कल्टीवेट कर लिया है। यह सुनकर सुहानी और अन्य लोगों के चेहरे उतर गए। उनमें से कई ने अभी तक कल्टीवेशन तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी यह व्यक्ति जो पहले अस्थायी रूप से शामिल हुआ था, उसने पहले ही विदर्ड पावर कल्टीवेट कर लिया था। जैसा कि उम्मीद थी, उनका अनुमान सही था। यह अस्थायी रूप से जोड़ा गया व्यक्ति विरासत प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त था। यह ऐसी बात थी जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। बज बज इनर हॉल में अचानक विदर्ड पावर की एक और लहर उठी और थाउजेंड सी आइलैंड के 6th एल्डर के चारों ओर भी विदर्ड पावर इकट्ठा होने और घूमने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि थाउजेंड सी आइलैंड का 6th एल्डर था। क्या यह व्यक्ति भी विदर्ड पावर कल्टीवेट करने वाला है? सुहानी और बाकी लोग आश्चर्यचकित दिखे। सबको पता था कि थाउजेंड सी आइलैंड का 6th एल्डर केवल नाइसेंट सोल स्टेज के मेजर अचीवमेंट पर था, जो मौजूद लोगों में सबसे कमजोर लोगों में से एक था। फिर भी वह इतनी जल्दी विदर्ड पावर कल्टीवेट करने वाला था। थाउजेंड सी आइलैंड के 6th एल्डर ने सबकी नजरें महसूस की। उसका दिल इस समय अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ था। इमॉर्टल पैलेस में उसका प्रवेश काफी भाग्यशाली रहा था। जब इमॉर्टल ब्रिज की सुरक्षा कमजोर हुई थी, तब वह अंतिम क्षणों में नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स के एक समूह के साथ अंदर घुस गया था। उसे पता था कि इमॉर्टल पैलेस के बाहर कई पीक नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स भी प्रवेश नहीं कर पाए थे। उसके लिए, जो केवल नैसेंट सोल स्टेज के मेजर अचीवमेंट पर था, प्रवेश करना ही बहुत भाग्य की बात थी। पहले उसने पाया था कि उसके भीतर का विदर्ड पावर उत्प्रेरक अत्यधिक अनुकूल था और वह स्टोन टैबलेट की सामग्री को एक नजर में समझ गया था। उसका कल्टीवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब वह विदर्ड पावर का अपना पहला अंश कल्टीवेट करने वाला था। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात थी कि वह इसे कल्टीवेट करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, लेकिन इससे उसकी खुशी कम नहीं हुई। दूसरों से आगे टेस्ट पास करने का मतलब था कि वह मौजूद शक्तिशाली कल्टीवेटर्स से सीधे एक बड़े अंतर से आगे निकल जाएगा। थाउजेंड सी आइलैंड के ग्रेट एल्डर और अन्य लोगों की चकित नजरें महसूस करते हुए वह मन ही मन खुश होने से खुद को रोक नहीं पाया। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स के एक समूह के बीच ऐसा आश्चर्य पैदा करना उसके लिए 100 साल तक शेखी बघारने के लिए काफी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसके पास सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स की आंखों के सामने इमॉर्टल विरासत प्राप्त करने का अवसर था। एक इमॉर्टल, यदि उसने इसे प्राप्त कर लिया तो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर उसके सामने क्या अहमियत रखेगा। आज का दिन उसके उदय का दिन होना तय था। जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही उत्साहित होता जाता, और उसी समय उसके चारों ओर विदर्ड पावर का उतार चढ़ाव तेजी से इकट्ठा हो रहा था, जो अब 10वें घेरे में जमा हो गया था। इमॉर्टल विरासत, मैं आ रहा हूं। 10वें घेरे के गड़गड़ाहट के साथ बनते ही थाउजेंड सी आइलैंड के 6th एल्डर ने अपने दिल में खुशी से चिल्लाया, बज। लेकिन इसी पल एक तरफ से एक अजीब सा उतार चढ़ाव आया। थाउजेंड सी आइलैंड का 6th एल्डर खुशी खुशी विदर्ड पावर के घनीभूत होकर उभरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसके चारों ओर इकट्ठे हुए 10 विदर्ड पावर के घेरे इस समय उड़कर जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? इसे रोको! वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा,
लेकिन उसने उन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश की, इकट्ठे हुए विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव के दसों घेरे बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए, जैसे कि दूसरी तरफ कोई ऐसा प्रलोभन था जिसे वे रोक नहीं सकते थे। कमीने, रुक जाओ, इसे रोको। थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर को कुछ एहसास हुआ। वह दहाड़ते हुए पागलों की तरह उस दिशा में झपटा जहां उसकी विदर्ड पावर अवशोषित हो रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। नहीं, अपने शरीर से अवशोषित हो रहे विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव के आखिरी निशान को महसूस करते हुए वह पागल हो गया। बज बज। इस समय एक टेलीपोर्टेशन ऊर्जा ने उसे घेर लिया और उसे दूर ले गई। वहां मौजूद हर कोई इस दृश्य को देखकर कुछ हैरान था। क्या हो रहा है? क्या थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर विदर्ड पावर कल्टीवेट नहीं करने वाला था? वह अचानक विफल क्यों हो गया? और यह टेलीपोर्टेशन उसे कहां ले जा रहा था? एक ट्रायल प्रतिभागी कल्टीवेट करने के ठीक पहले विफल हो गया और उसे बाहर कर दिया गया है। इस पर इमोर्टल की आवाज गूंज उठी। सुहानी और बाकी लोगों को अचानक समझ में आया और वे थोड़े आश्चर्यचकित भी थे। इस विदर्ड पावर को कल्टीवेट करते समय क्या कोई अंतिम चरण में भी विफल हो सकता है? सोचने पर यह समझ में आता था, भला इमोर्टल की ऊर्जा को कल्टीवेट करना इतना आसान कैसे हो सकता है? उन्हें पता था कि उनमें से कई ने तो अभी तक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया था। शायद थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने कोई शॉर्टकट लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनसे आगे निकल सका। यह सोचते हुए उनके दिलों को बहुत तसल्ली मिली। एक नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर को इतना आगे जाने देना बहुत निराशाजनक होता। हालांकि उनके दिल में बेचैनी भी थी। जो व्यक्ति आगे था वह पहले ही तीसरे ट्रायल स्टेज में जा चुका था। कौन जाने वह कितना आगे था। यदि उन्होंने जल्द ही विदर्ड पावर कल्टीवेट नहीं किया तो इमोर्टल विरासत उस दूसरे पक्ष द्वारा छीन ली जा सकती है। कमरे में, यह कहां है? तुम कौन हो? थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ अपने सामने के दृश्य को देखा। विक्रम ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। उसके पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेशन का दबाव पहाड़ों और समुद्र की तरह कुचलने लगा। थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इस दबाव को महसूस करते हुए उसने गहरे सदमे से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। तुम उसने केवल अपने थाउजेंड आइलैंड ओल्ड एंसेस्टर से इस तरह के दबाव को महसूस किया था। यह व्यक्ति जो उसके सामने था, विक्रम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नीरा की ओर देखा। नीरा, क्या तुम इसे जानती हो? मास्टर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। नीरा ने सिर हिलाया। तो तुम्हारा मास्टर अभी के लिए इसकी जान बख्श देगा? विक्रम ने सिर हिलाया। अगर कोई दुश्मनी होती तो वह उन्हें मार देता, अगर नहीं तो वह उन्हें अभी के लिए रख लेगा। इसके बाद इमोर्टल सीक्रेट रेलम से बाहर निकलने के बाद उसे थाउजेंड सी आइलैंड के लिए एक गाइड की आवश्यकता होगी। उसने तुरंत थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर पर हार्ट सप्रेशन आर्ट लागू कर दिया। यह क्या है? अपनी छाती में विदेशी सनसनी महसूस करते हुए थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर भयभीत हो गया। एक छोटी सी तरकीब जो तुम्हारे दिल को विस्फोटित कर सकती है, विक्रम ने उदासीनता से कहा। थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर का चेहरा पीला पड़ गया। आखिर तुम कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह समझना है कि अब, विक्रम ने शांति से कहा, तुम मेरे गुलाम हो। थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर कांप उठा। कड़वाहट से भरा उसका चेहरा दीवार के सहारे लुढ़क गया। अभी कुछ देर पहले वह विदर्ड पावर कल्टीवेट करने वाला था, सफलतापूर्वक अगले चरण में प्रवेश करने वाला था और उसके पास इमोर्टल विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका था। वह अपने जीवन के चरम पर पहुंचने वाला था। वह पलक झपकते ही गुलाम कैसे बन गया? विक्रम ने उस कड़वे चेहरे वाले प्रतिद्वंद्वी को नजरअंदाज कर दिया। सुहानी और अन्य लोगों को छवि में हमेशा की तरह देखते हुए उसने थोड़ी राहत की सांस ली। थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर के चारों ओर विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव को देखकर उसने इनविजिबिलिटी क्लॉक पहन लिया था और जब 10वां घेरा इकट्ठा हो गया तो वह दूसरे पक्ष के पास पहुंच गया था।
फिर उसने विदर्ड एब्जॉर्बिंग आर्ट का उपयोग किया, सफलतापूर्वक दूसरे पक्ष की विदर्ड पावर को अवशोषित किया और फिर दोनों को वापस कमरे में टेलीपोर्ट कर लिया। हालांकि उसने छिपने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने उसे बिल्कुल अंत में स्पष्ट रूप से नोटिस कर लिया था। अगर टेलीपोर्टेशन थोड़ा धीमा होता तो शायद वह पकड़ा जाता। अगली बार जब वह विदर्ड एब्जॉर्बिंग आर्ट का इस्तेमाल करेगा तो उसे और भी तेज होना होगा। पानी की तरह समय बीता और 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। यह 8वां है। अपने पास पकड़े हुए टेलीपोर्ट किए गए नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर को एक तरफ फेंकते हुए विक्रम ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसने बाद में लाए गए 7 नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स की ओर देखा, जो थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर के अलावा कमरे में थे, और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। इसमें वास्तव में इतने दिन लग गए, तुम्हारी विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की गति बहुत धीमी है। यह सुनकर 7 नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स क्रोधित दिखे। काश वे उससे लड़ पाते। कमीने, तुमने हमारे द्वारा कल्टीवेट की गई विदर्ड पावर छीन ली और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि हम विदर्ड पावर कल्टीवेट करने में धीमे हैं। लोगों को परेशान करने का यह कोई तरीका नहीं है। विक्रम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इन 7 नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स में से कई को पहले चोरी छिपे हमले से लाया गया था और उन पर हार्ट सप्रेशन आर्ट लागू किया गया था, जबकि बाकी थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर की तरह नए जुड़े थे। इन नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स में एक बात समान थी, उनकी विदर्ड पावर अनुकूलता 80% से अधिक थी। उसने सोचा था कि ये लोग विदर्ड पावर कल्टीवेट करने में बहुत धीमे नहीं होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर के बाद उसे पूरे 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि दूसरे व्यक्ति ने विदर्ड पावर कल्टीवेट नहीं कर ली। अगले 2 दिनों के बाद कई और लोगों ने धीरे धीरे विदर्ड पावर कल्टीवेट कर ली। हालांकि 90% और 80% विदर्ड पावर अनुकूलता के बीच अनुपात में अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की गति में अंतर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा था। बस एक और हिस्सा चाहिए। अब तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। छवि में यशवर्धन और हेवनली विलोसेट के ओल्ड एंसेस्टर को देखकर विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शेष 2 जो संभवतः जल्दी से विदर्ड पावर कल्टीवेट कर सकते थे, वे ये दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स थे। विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव के बढ़ने के साथ ही विक्रम की नजर तुरंत यशवर्धन पर टिक गई। उस दूसरे आदमी के चारों ओर विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव इकट्ठा होने और घूमने लगे थे। यह देखकर कमरे में मौजूद थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर और अन्य लोगों ने एक साथ विक्रम की ओर देखा। कुछ दिनों तक कमरे में रहने के बाद उन्हें पता था कि विक्रम पर्दे के पीछे का इमोर्टल है और वह दूसरों द्वारा संघनित की गई विदर्ड पावर को छीनने के गुप्त व्यवसाय में लगा हुआ है। अब जब जेड स्टार केव का मास्टर, एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञ, इसे संघनित कर रहा था, तो क्या विक्रम अभी भी आगे आने की हिम्मत करेगा? वे थोड़े उत्सुक थे। हालांकि विक्रम ने पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बराबर का दबाव छोड़ा था, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित रेल्म की आभा केवल पीक गोल्डन कोर स्टेज की थी, जहां ये नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के दबाव का सामना नहीं कर सकते थे। वहीं एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। क्या विक्रम अभी भी एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा? जवाब था हां। विक्रम को इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनते देख थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर और बाकी सब चकित रह गए, जबकि उनकी आंखों में उत्साह की एक चमक भी झिलमिला उठी। उनके दिलों में जो तरीके लागू किए गए थे, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या हैं। अगर विक्रम मर गया तो ये तरीके सबसे अधिक संभावना है कि अपना प्रभाव खो देंगे। आप लोग काफी उत्साहित लग रहे हैं। अभी मत होइए, क्योंकि अगर मैं मर गया तो आपके दिलों में जो है वह सीधे फट जाएगा। लेकिन विक्रम के अचानक कहे गए शब्दों ने उन सभी के चेहरों के भाव एक ही पल में कठोर कर दिए।
वह यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ, यंग मास्टर, जेड स्टार केव का मास्टर यशवर्धन एक अनुभवी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञ है। उससे निपटना आसान नहीं होगा। यंग मास्टर, इसे छीनने से पहले अन्य नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स के विदर्ड पावर संघनित करने का इंतजार क्यों नहीं करते? उन सभी ने उसे मनाने के लिए बात की। उन्हें डर था कि विक्रम आवेग में आकर कोई कदम उठा लेगा। विक्रम ने उनकी ओर देखा, इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनना समाप्त किया और यह देखकर कि स्क्रीन पर यशवर्धन के चारों ओर विदर्ड पावर का नौवां घेरा पहले ही इकट्ठा हो चुका था, उसने तुरंत सूखी टहनी लहराई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह यशवर्धन के कुछ मीटर पीछे था। दूसरे आदमी के चारों ओर विदर्ड पावर का 10वां घेरा इकट्ठा होते देख उसने तुरंत विदर्ड एब्जॉर्बिंग आर्ट को सक्रिय कर दिया। कौन? उसी क्षण यशवर्धन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी दिशा में देखा। स्वैश, विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने सीधे विदर्ड एब्जॉर्बिंग आर्ट को उन्मुक्त कर दिया। यशवर्धन के शरीर के चारों ओर इकट्ठे हुए 10 विदर्ड पावर के घेरे तुरंत एक साथ उसकी ओर उमड़ पड़े। कमीने! यशवर्धन उग्र था। जेड के रंग की स्पिरिचुअल ऊर्जा उसके शरीर पर एकत्रित हुई और हाथ झटकते ही यह कई मीटर चौड़े हाथ के निशान में बदल गई, जिसे उसने बाहर की ओर मारा। स्वैश! विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने एक काले पैटर्न वाली लंबी तलवार पकड़ी और रिटर्निंग ऊर्जा एक तलवार की चमक बनाने के लिए उमड़ पड़ी, जिसे उसने काट दिया। हाथ का निशान मौके पर ही 2 हिस्सों में बंट गया। उसके द्वारा आधा काट दिया गया और तितर-बितर हो गया, जबकि विदर्ड पावर के 10 घेरे भी पूरी तरह से अवशोषित हो गए। हालांकि इससे पहले कि वह टेलीपोर्ट कर पाता, यशवर्धन और उसके बगल के ब्लैक क्लोड यूथ, जो वह भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में था, दोनों ने बाईं और दाईं से एक साथ उस पर हमला कर दिया। बूम! विक्रम ने अपनी तलवार से रोका, लेकिन उसका पूरा शरीर दोनों हमलों से 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया और उसकी परछाई दिखाई देने लगी। मैं सोच रहा था कि 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर और अन्य लोग बार बार क्यों विफल हुए। पता चला कि कोई छाया में चालें चल रहा है। यशवर्धन ने इनविजिबिलिटी क्लॉक पहने विक्रम को ठंडी नजरों से देखा। आसपास के सभी लोग लड़ाई के हंगामे से आकर्षित हुए। वे आश्चर्य से विक्रम की उभरती हुई परछाई को देख रहे थे। यहां वास्तव में कोई और छिपा हुआ था। सुहानी ने अपनी भौहें उठाईं। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने विक्रम की परछाई को घूरा। उसकी आंखों में संदेह की एक चमक कौंध गई। उसे पकड़ लो! यशवर्धन और ब्लैक क्लोथ्ड यूथ ने अब पूरी तरह से अपनी आभा विक्रम पर लॉक कर दी थी। 2 भयानक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की आभाएं फूट पड़ीं, क्योंकि वे एक साथ आगे बढ़े, जिससे आसपास के कई नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए। रात का अंधेरा। तभी अंधेरे की एक लहर ने पूरे इनर हॉल को पल भर में अपने आगोश में ले लिया। वहां मौजूद लोग, यहां तक कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के विशेषज्ञों के समूह को भी प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला, इससे पहले कि उनकी दृष्टि अंधेरे से भर गई। यह ठीक नहीं है। यशवर्धन और ब्लैक क्लोथ्ड यूथ के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने विक्रम के स्थान की ओर एक साथ प्रहार किया, लेकिन उनके हमले इमॉर्टल पैलेस की दीवार से टकराकर केवल चिंगारियों की बौछार उड़ाने के लिए ही काम आए। उस व्यक्ति की परछाई बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। इनर हॉल को ढकने वाला अंधेरा भी पलक झपकते ही पीछे हट गया। धत तेरे की! ये देखकर कि विक्रम की आभा भी गायब हो गई है, यशवर्धन और ब्लैक क्लोथ यूथ दोनों के चेहरे अंधेरे में डूब गए। वहां इकट्ठे हुए कल्टीवेटर्स सन्न रह गए। आखिर यह व्यक्ति कौन था? 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञों द्वारा लॉक किए जाने के बावजूद वास्तव में भागने में सक्षम होने वाला? सबसे महत्वपूर्ण बात, यशवर्धन के चारों ओर से छीनी गई विदर्ड पावर को देखकर कल्टीवेटर्स ने मन ही मन थूक निगला। सुहानी की खूबसूरत आंखों ने आसपास का मुआयना किया। उसकी भौहें तन गईं। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आंखों में भी आश्चर्य दिखाई दे रहा था। यह व्यक्ति वास्तव में कौन है
और वे विदर्ड पावर क्यों छीन रहे हैं? रुको, क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि यदि विदर्ड पावर को संघनित करना विफल रहता है तो उसे दूर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा? जेड स्टार केव का मास्टर अभी भी यहां कैसे है? इमोर्टल सीनियर, वास्तव में क्या चल रहा है? इनर हॉल में तुरंत हंगामा मच गया। कमरे में यह 1000 सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर और अन्य नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स स्क्रीन पर यह दृश्य देख रहे थे। सदमे में उनके मुंह खुले के खुले रह गए। नीरा को हालांकि ऐसी चीजों की आदत थी। उसने कमरे के आसपास की खाली जगह को देखा और अनिश्चितता से पूछा, मास्टर, तुम्हारा मास्टर यहां है? विक्रम बोला, अपनी आकृति प्रकट करने के लिए इनविजिबिलिटी क्लॉक उतारते हुए। गल्प। उसे पूरी तरह से सुरक्षित देखकर 1000 सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर और अन्य लोगों ने मन ही मन थूक निगला। अगर उन्होंने अपनी आंखों से इसे नहीं देखा होता तो वे मारे जाने पर भी यह विश्वास नहीं करते कि एक पीक गोल्डन कोर स्टेज वाला व्यक्ति 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञों द्वारा लॉक किए जाने पर भी बचकर भाग सकता है। उनके भावों को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने स्क्रीन पर अस्त व्यस्त इनर हॉल की ओर देखा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय वह सूखी टहनी को पकड़े हुए वहीं चौकड़ी मारकर बैठ गया और उसमें अवशोषित विदर्ड पावर के 9 हिस्सों को अपने शरीर में प्रवाहित कर लिया। उसने अपने शरीर के भीतर 3 ग्रे गोल्ड डॉल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। विदर्ड पावर के 9 अंश 9 ग्रे धागों की तरह थे, जो क्रमशः 3 ग्रे गोल्ड डॉल को बांधने के लिए 3-3 में विभाजित हो गए थे। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। तीनों ग्रे गोल्ड डॉल तुरंत उसके शरीर के अंदर चीखने लगीं। वे स्पष्ट रूप से परिष्कृत होने के लिए अनिच्छुक थीं और पागलों की तरह संघर्ष करने लगीं। लेकिन इन ग्रे धागों के तहत विक्रम के दबाव के साथ संयुक्त होकर तीनों ग्रे गोल्ड डॉल जल्द ही विदर्ड इमोर्टल पावर के 3 अंशों में बदल गईं और एक साथ जुड़ गईं, जिससे ग्रे गोल्ड ऊर्जा का एक छोटा समूह बन गया जो उसके डैंटियन में उमड़ पड़ा। उसके डैनेटियन के भीतर की विच पावर और रिटर्निंग ऊर्जा ने तुरंत इस ग्रे गोल्ड ऊर्जा को समायोजित करने के लिए एक छोटे से क्षेत्र के लिए रास्ता बना दिया। एक साथ 3 प्रकार की ऊर्जाओं के उसके डैनेटियन में मौजूद होने के कारण उसे अचानक अपने निचले पेट में सूजन की अनुभूति हुई। लेकिन यह केवल कुछ सेकंड तक ही रहा, उसके बाद इसे दबा दिया गया। एक्सट्रीम बॉडी आर्ट। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। जैसे जैसे वह कल्टीवेट कर रहा था, उसे एक्सट्रीम बॉडी आर्ट का अभ्यास करने के फायदे तेजी से महसूस होने लगे थे। हालांकि हर बड़े रेल्म को तोड़ना साधारण कल्टीवेटर्स की तुलना में अनगिनत गुना कठिन था, लेकिन लाभ भी स्पष्ट थे। समान स्तर के कल्टीवेटर्स को पार करने वाली युद्ध शक्ति के अलावा एक और बात ऊर्जा पर नियंत्रण थी। चाहे वह रिटर्निंग ऊर्जा हो, विच पावर हो या वर्तमान विदर्ड इमोर्टल पावर हो, किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उनमें से किसी एक को नियंत्रित करना भी मुश्किल होगा। लेकिन उसके हाथों में वे उसकी हथेली में रखी चीजों की तरह थे, जिन पर आसानी से महारत हासिल की जा सकती थी। बज बज। इसी क्षण उसके हाथ में मौजूद सूखी टहनी से रोशनी की एक चमक उभरी। तीसरा अल्टीमेट ट्रायल, विदर्ड इमोर्टल पावर कल्टीवेट करें। लक्ष्य, 1 वर्ष के भीतर विदर्ड इमोर्टल पावर का एक कतरा 10 अंश कल्टीवेट करें। कल्टीवेशन के तरीके: 1. विदर्ड फोर्स विधि का अभ्यास करके इसे स्वयं संघनित करें। 2. प्रवेशकों के लिए विदर्ड पावर प्रतियोगिता ट्रायल सेट करें। विदर्ड ट्री के कल्टीवेशन के माध्यम से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। विदर्ड इमोर्टल पावर कल्टीवेट करना। विक्रम के होंठ फड़के। क्या यह ट्रायल इंसानों के लिए संभव भी है? इमोर्टल पावर को इमोर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इमोर्टल्स के लिए विशेष ऊर्जा है। साधारण कल्टीवेटर्स के लिए इसे कल्टीवेट करने का प्रयास करना अवास्तविक है। विदर्ड इमोर्टल पावर के फ्यूजन की पिछली प्रक्रिया को देखते हुए विदर्ड इमोर्टल पावर का एक भी अंश संघनित करने के लिए 10,000 विदर्ड पावर के अंश लगते हैं, और उन 10,000 विदर्ड पावर के अंशों के लिए कम से कम हजारों गोल्डन कोर स्टेज वाले विदर्ड बीस्ट को मारने से निकलने वाली मुरझाई हुई ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
कोई सामान्य कल्टीवेटर इतनी बड़ी मात्रा में विदर्ड पावर कल्टीवेट करने कहां जाएगा? कल्टीवेशन के दो तरीकों को देखते हुए विक्रम ने पहले वाले को तुरंत छोड़ दिया। दूसरा, विदर्ड ट्री। विक्रम की भौहें तन गईं और उसकी निगाहें बेकाबू होकर उसके हाथ में मौजूद सूखी टहनी पर टिक गईं। क्या विदर्ड ट्री और इस टहनी के बीच कोई संबंध है? जैसा कि वह सोच रहा था, सूखी टहनी से अचानक बहुत सी जानकारी प्रवाहित हुई। पता चला कि इस इमोर्टल पैलेस का भीतरी भाग अब पूरी तरह से इस सूखी टहनी के नियंत्रण में था। इमोर्टल पैलेस के अंदरूनी हिस्से का मुख्य क्षेत्र एक बड़ा हॉल था। विशाल, जिसे अभी अभी टेलीपोर्ट किया गया था, वह वर्तमान में मुख्य हॉल में था। विक्रम ने तुरंत वहां टेलीपोर्ट करने के लिए सूखी टहनी को लहराया। मुख्य हॉल के अंदर, मोटे, कुछ मिला? विशाल को हॉल के बीच में एक बड़े पेड़ को खाली नजरों से घूरते हुए देखकर विक्रम बोला, आह! विशाल चौंक गया, लेकिन यह देखकर कि वह विक्रम है, वह तुरंत शांत हो गया और उसने सामने वाले पेड़ की ओर इशारा किया। मास्टर, यह पेड़ थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सघन विदर्ड पावर है। विक्रम हैरान रह गया और उसने सामने वाले पेड़ को देखने के लिए इमोर्टल आई आर्ट को सक्रिय किया। विदर्ड ट्री विवरण: एक विदर्ड इमोर्टल ट्री के बीज से लगाया गया। इसमें शुद्ध विदर्ड पावर होती है। विक्रम ने अपनी भौहें चढ़ाईं और वह विदर्ड ट्री लेने ही वाला था कि उसे एक अदृश्य बैरियर द्वारा रोक दिया गया। बज बज। उसी समय उसके हाथ में सूखी टहनी ने अचानक बड़ी मात्रा में जानकारी प्रसारित की। कृपया विदर्ड पावर कल्टीवेशन प्रतियोगिता स्थापित करने के लिए प्रवेशकों का चयन करें। प्रवेशकों को विदर्ड ट्री के सामने जोड़ियों में कल्टीवेट करने दें। जो सबसे पहले विदर्ड पावर के 10 अंशों को संघनित करेगा वह जीत जाएगा। उसे विदर्ड पावर का एक हिस्सा मिलेगा और विदर्ड ट्री में विदर्ड पावर का एक हिस्सा योगदान देगा। एक बार जब विदर्ड ट्री को विदर्ड पावर के 100 हिस्से मिल जाएंगे तो यह अनसील हो जाएगा। यदि बैरियर को जबरन तोड़ा गया तो विदर्ड ट्री खुद को नष्ट कर लेगा। प्रतियोगिता के दौरान यदि कोई प्रवेशक लगातार जीत हासिल करता है तो प्रत्येक लगातार जीत एक अतिरिक्त विदर्ड पावर का हिस्सा प्रदान करेगी और विदर्ड ट्री में एक अतिरिक्त हिस्सा योगदान देगी। यदि लगातार जीत 10 या 20 जीत जैसे मील के पत्थर तक पहुंचती है तो विदर्ड पावर के 10 अतिरिक्त हिस्से दिए जाएंगे। प्रतिबंध: प्रत्येक प्रवेशक केवल एक बार भाग ले सकता है। विजेता आगे बढ़ेंगे जबकि हारने वाले बाहर हो जाएंगे। विक्रम ने देखा और अपनी भौहें चढ़ाईं तो प्रवेशकों के लिए विदर्ड पावर प्रतियोगिता का ट्रायल स्थापित करने का मतलब यही था। विदर्ड पावर के 100 हिस्से। विक्रम ने ध्यान से देखा और खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाया। खुद को छोड़कर विशाल और नीरा को मिलाकर केवल 80 प्रवेशक थे। चूंकि कोई व्यक्ति हारने के बाद फिर से भाग नहीं ले सकता, इसलिए अधिक से अधिक 79 जीत हो सकती है, जो विदर्ड ट्री को अधिक से अधिक 79 विदर्ड पावर के हिस्से प्रदान कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि वह किसी प्रवेशक को लगातार जीत हासिल नहीं करा सका तो 100 विदर्ड पावर के हिस्से इकट्ठा करना असंभव होगा। क्या यह विवेक का एक और परीक्षण है? विक्रम ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। इनर हॉल में पिछला विदर्ड पावर आकर्षण इस बात का परीक्षण था कि क्या वह कल्टीवेटर्स द्वारा विदर्ड पावर पैदा करने के क्षण को सटीक रूप से पकड़कर उसे छीन सकता है। यह विवेक का परीक्षण था। यह स्पष्ट रूप से उसके विवेक का एक और परीक्षण था, जिसमें उसे लगातार जीत हासिल करने में सक्षम प्रवेशक को खोजने की आवश्यकता थी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो यह वैसा ही होगा जैसे विदर्ड ट्री प्राप्त न कर पाना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत थाउजेंड सी आइलैंड के 6th एल्डर को वहां टेलीपोर्ट कर दिया। विक्रम ने 2 आसन निकाले और उन्हें विदर्ड ट्री के सामने रख दिया। एक की ओर इशारा करते हुए उसने आदेश दिया, जाओ और वहां बैठो। थाउजेंड सी आइलैंड का 6th एल्डर हैरान था, लेकिन उसने मना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आगे बढ़कर बैठ गया। मोटे, उसके बगल में बैठो, विक्रम बोला। विशाल ने सिर हिलाया। बज बज। जैसे ही वे दोनों विदर्ड ट्री के सामने बैठे, पेड़ के ऊपर से अचानक विदर्ड पावर की रोशनी की 2 किरणें उतरीं
और क्रमशः विशाल और 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर पर गिरी। यह क्या है? विशाल और 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर दोनों थोड़े स्तब्ध थे, लेकिन वे प्रकाश के भीतर विदर्ड पावर के तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। उन्हें लगा कि वे इस प्रकाश में विदर्ड पावर को तेजी से कल्टीवेट कर सकते हैं। मोटे, अब अपनी पूरी ताकत से विदर्ड पावर कल्टीवेट करो, विक्रम बोला। यह सुनकर विशाल ने तुरंत उस विदर्ड फोर्स कल्टीवेशन विधि को संचालित करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी स्टोन टैबलेट से सीखी थी। विक्रम ने 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर को कोई निर्देश नहीं दिया। यदि कोई भी पक्ष 1 मिनट से अधिक समय तक कल्टीवेशन शुरू करने में विफल रहता है तो प्रतियोगिता का परिणाम अमान्य हो जाएगा। आधे मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके हाथ में सूखी टहनी से अचानक जानकारी की एक लहर आई। विक्रम ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी, तो इसमें अनिवार्य आवश्यकताएं भी हैं। उसने तुरंत 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर की ओर देखा। तुम भी कल्टीवेट करना शुरू करो। 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर का चेहरा चमक उठा। विशाल को कल्टीवेट करते हुए देखकर वह पहले ही कोशिश करने के लिए उतावला हो रहा था। जैसे ही वह विदर्ड फोर्स कल्टीवेशन विधि को तेजी से संचालित करने वाला था, विक्रम फिर से बोला, तुम्हारे विदर्ड फोर्स कल्टीवेशन विधि शुरू करने के बाद जितना संभव हो उतनी धीमी गति से कल्टीवेट करो। यदि तुमने थोड़ी भी तेजी दिखाई तो तुम्हारा दिल फट जाएगा। 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या यह आदमी पागल है? उसे कल्टीवेट करने की तकनीक को संचालित करने के लिए कहना, लेकिन सबसे धीमी संभव गति पर, यह किस तरह की बकवास है? हालांकि यह देखकर कि विदर्ड ट्री ने विक्रम को रोशनी नहीं भेजी, केवल उसे और विशाल को भेजी, उसे तुरंत समझ आ गया। इस स्थिति में वह इस विशाल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, है ना? यह सोचकर उसे तुरंत एहसास हुआ और उसके होंठ फड़कने लगे। कमीने, यह आदमी जानबूझकर धांधली कर रहा है ताकि उसका शिष्य जीत जाए। हालांकि वह विक्रम के विशिष्ट इरादों को नहीं जानता था, लेकिन विदर्ड ट्री से उतरने वाली रोशनी को देखकर उसने अनुमान लगाया कि यह इमॉर्टल पैलेस की विरासत से संबंधित होना चाहिए। कितना बेशर्म इंसान है, उसने मन ही मन कोसा, लेकिन कल्टीवेशन में कोई प्रयास करने की हिम्मत नहीं की और सबसे धीमी संभव गति से विदर्ड पावर कल्टीवेट करने लगा। विक्रम शांत भाव से बगल से देखता रहा। अगर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है तो इसे जटिल क्यों बनाना? इस टेस्ट में ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि वह एक पक्ष को धीमी गति से कल्टीवेट नहीं करवा सकता। कुछ ही मिनटों में विशाल के चारों ओर विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव की लहरें दिखाई देने लगीं और जल्द ही उसने विदर्ड पावर के एक अंश को संघनित कर लिया। विक्रम ने यह देखा और भौहें उठाईं। इसे कल्टीवेट करने के अपने पिछले अनुभव के साथ विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की विशाल की वर्तमान गति में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था। उन दोनों की अनुकूलता को देखते हुए शायद अगर 1000 सी आइलैंड का 6th एल्डर अपनी पूरी ताकत से भी कल्टीवेट करता तो भी वह जरूरी नहीं कि विशाल को हरा पाता। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद यह देखकर कि विशाल ने विदर्ड पावर के 9 अंशों को संघनित कर लिया था, विक्रम ने अंततः 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर की ओर देखा। अब अपनी पूरी ताकत से कल्टीवेट करो। हो? 1000 सी आइलैंड का 6th एल्डर, जो ऐसे चेहरे के साथ कल्टीवेट कर रहा था जैसे उसे कब्ज हो, वह सन्न रह गया। विक्रम ने उदासीनता से कहा, अगर तुमने अब और देरी की तो तुम्हारा दिल तुरंत फट जाएगा। 1000 सी आइलैंड का 6th एल्डर कांप उठा और उसने आनन फानन में अपना पूरा दिल और आत्मा विदर्ड पावर कल्टीवेट करने में लगा दिया। विक्रम ने देखा कि विशाल ने भी विदर्ड पावर के 10वें अंश को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था और वह अपने मन में हिसाब लगाने लगा। वह यह देखना चाहता था कि वे दोनों किस गति से विदर्ड पावर का एक अंश पैदा कर सकते हैं। 2 मिनट के भीतर विदर्ड पावर के उतार चढ़ाव में वृद्धि के साथ विशाल ने सफलतापूर्वक विदर्ड पावर के 10वें अंश को कल्टीवेट कर लिया। बज 1000 सी आइलैंड के 6th एल्डर पर पड़ने वाली रोशनी तुरंत गायब हो गई। प्रतियोगिता समाप्त, सूखी टहनी ने जानकारी प्रेषित की। उसी समय विदर्ड ट्री के ऊपर
और विशाल के सिर के ऊपर एक ही समय में मुट्ठी के आकार की विदर्ड फोर्स ऊर्जा की एक गेंद दिखाई दी। प्रत्येक उनके शरीरों में विलीन हो गई। विशाल यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। विक्रम बोला, यह जीतने के लिए तुम्हारा इनाम है, इसे अवशोषित कर लो। विशाल को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत विदर्ड फोर्स ऊर्जा की गेंद को अवशोषित करना शुरू कर दिया। विक्रम ने विदर्ड ट्री की ओर देखा। विदर्ड फोर्स ऊर्जा के उसमें विलीन होने के बाद कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने हल्का सा सिर हिलाया और थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर की ओर देखा। पूछने लगा, अब तुम्हें विदर्ड पावर के एक अंश को कल्टीवेट करने में कितना समय लगेगा? यह थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने यह कहने से पहले झिझक दिखाई। अगर मैं अभी कल्टीवेट करता हूं तो इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। इतना लंबा? विक्रम आश्चर्यचकित था। यह डरते हुए कि विक्रम उस पर विश्वास नहीं करेगा, थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने उस रोशनी की ओर इशारा किया जो विदर्ड ट्री ने विशाल को भेजी थी और कहा, लेकिन अगर यह उस रोशनी के तहत हो तो मुझे लगता है कि अगर आपने अभी मुझे 8 मिनट और दिए होते तो मैं विदर्ड पावर का एक पूरा अंश कल्टीवेट कर लेता। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लग रहा था कि इस विदर्ड ट्री की रोशनी का विदर्ड पावर कल्टीवेट करने पर तेज करने वाला प्रभाव था, लेकिन कल्टीवेशन में पहले ही खर्च किए गए 2 मिनट और 8 मिनट का मतलब था कि रोशनी के तहत थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर को विदर्ड पावर के एक अंश को कल्टीवेट करने में 10 मिनट लगेंगे, जबकि विशाल को 2 मिनट लगे। वह अभी भी उसे बुरी तरह हरा देगा। ऐसा लगता है कि इस विदर्ड पावर को कल्टीवेट करने में जिन लोगों की विदर्ड पावर अनुकूलता अधिक है वे अभी भी तेज हैं। तुम्हारे शिष्य विशाल ने सफलतापूर्वक विदर्ड पावर के प्रथम स्तर को पार कर लिया है। तुम्हें विदर्ड फोर्स ऊर्जा का 100 गुना रिटर्न प्राप्त हुआ है। इसी समय उसके शरीर के भीतर अचानक विदर्ड पावर ऊर्जा की एक बड़ी लहर उभरी, जिससे विक्रम सन्न रह गया। एक रिटर्न? मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता था? विक्रम बहुत खुश था। जब तक उसका शिष्य उसी ऊर्जा को कल्टीवेट करेगा जो वह करता है, उसे रिटर्न मिलेगा। पहले जब विशाल ने विदर्ड पावर कल्टीवेट की थी तो उसने इसे विदर्ड इमोर्टल पावर में परिष्कृत कर दिया था। अब विदर्ड इमोर्टल पावर के उन 3 अंशों को परिष्कृत कर दिया गया था और उसके डैनेटियन में एकीकृत कर दिया गया था, जिससे वे उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन गए थे। अब जब विशाल ने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया था तो उसे भी स्वाभाविक रूप से रिटर्न मिलेगा। वह तुरंत चौकड़ी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में प्रकट होने वाली विदर्ड पावर ऊर्जा की लहर को मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि यह विदर्ड पावर पहले ही 10,000 अंशों को पार कर चुकी है, जिसका मतलब था कि यह विदर्ड इमोर्टल पावर के एक अंश में संघनित हो सकती है। तथ्य बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उसने सोचा था। वाह वाह! जल्द ही एक शिशु के रोने की आवाज के साथ उसके अंदर एक ग्रे गोल्ड डॉल दिखाई दी। विक्रम ने सीधे अपने डैनेटियन के भीतर विदर्ड इमोर्टल पावर को प्रसारित किया और जबरन ग्रे गोल्ड डॉल को परिष्कृत किया और इसे अपने डैनेटियन में एकीकृत कर लिया। उसके डैनेटियन में विदर्ड इमोर्टल पावर का आकार तुरंत बढ़ गया। उसी समय काफी मात्रा में वापस आई ऊर्जा बची हुई थी, लेकिन यह विदर्ड इमोर्टल पावर में संघनित होने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने इसे अपने डैनेटियन के एक कोने में जमा कर लिया। उसने विशाल की ओर देखा, जिसका शरीर अब एक घनी मुरझाई हुई आभा उत्सर्जित कर रहा था। इस समय उसने भी अपनी आंखें खोलीं और थोड़े से आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखा। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं अब विदर्ड पावर का उपयोग कर सकता हूं। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना हाथ लहराया और विदर्ड पावर ऊर्जा की धाराएं तुरंत उसकी हथेली के चारों ओर घूमने लगीं। पहले के विपरीत विदर्ड पावर ऊर्जा की इस लहर में एक भारी मुरझाई हुई आभा थी। विक्रम ने तुरंत पास के थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर की ओर देखा। अपनी बांह फैलाओ और अपने सभी ऊर्जा बचावों को हटा दो। थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। विक्रम बोला, छोटे मोटे विदर्ड पावर आजमाओ। विशाल ने सिर हिलाया और विदर्ड पावर से घूमती हुई उसकी हथेली ने थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर द्वारा फैलाई गई बांह को छुआ।
यह देखकर थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर अवचेतन रूप से बचना चाहता था। अगर तुमने बचने की हिम्मत की तो तुम्हारा दिल तुरंत फट जाएगा। लेकिन विक्रम की ठंडी आवाज उसके कानों तक पहुंची। थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर का शरीर जम गया और विशाल की विदर्ड पावर उसकी बांह पर जा गिरी। ची ची, कुछ चुभने वाली आवाजों के साथ विदर्ड पावर के नीचे थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर की बांह का एक हिस्सा तुरंत मुरझा गया। आह! वह दर्द से चिल्लाया। एक नजर देखने के बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, अपनी ऊर्जा प्रवाहित करो। थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने तुरंत नाइसेंट सोल स्टेज की स्पिरिचुअल ऊर्जा का विस्फोट किया, लेकिन यह विदर्ड पावर असाधारण रूप से दबंग थी। नाइसेंट सोल स्टेज की स्पिरिचुअल ऊर्जा के सामने भी यह नहीं डिगी। एक के बाद एक नाइसेंट सोल स्टेज की स्पिरिचुअल ऊर्जा की दो लहरें छोड़ने के बाद थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर अंततः अपनी बांह से विदर्ड पावर को बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बांह के मांस का एक छोटा सा हिस्सा गल गया था, जिसे कम समय में ठीक करना मुश्किल होगा। अच्छा लग रहा है, विक्रम ने भौहें उठाईं और कहा, अब किसी कल्टीवेटर की ऊर्जा के सामान्य प्रवाह के तहत इसकी शक्ति का परीक्षण करो। यह कहते हुए उसने थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर की ओर देखा। अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को सामान्य रूप से बनाए रखते हुए अपनी बांह फैलाओ। फिर से थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर ने अपना मुंह खोला, लेकिन विक्रम की ठंडी नजर का सामना करते हुए उसने अपनी बांह फैला दी। विशाल ने प्रयोग जारी रखा। उन्होंने विभिन्न स्थितियों का परीक्षण किया, नाइसेंट सोल स्टेज में सामान्य ऊर्जा परिसंचरण के साथ, असामान्य ऊर्जा परिसंचरण के साथ और जानबूझकर किए गए ऊर्जा बचाव के साथ। उन्होंने पाया कि जब तक नाइसेंट सोल स्टेज जानबूझकर बचाव के लिए ऊर्जा जारी नहीं करता, तब तक विशाल की विदर्ड पावर प्रतिद्वंद्वी को घायल कर सकती है। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया। बुरा नहीं है, विशाल ने दांत दिखाते हुए मुस्कान दी। थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर पास ही लुढ़क गया। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। यह इंसान नहीं है, यह गुरु शिष्य की जोड़ी बिल्कुल भी इंसान नहीं है। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो। विक्रम ने अपना हाथ लहराया। आक्रोशित थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर को वापस पिछले कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया और फिर बाकी बचे सातों नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स को वहां ले आया। उसने उन्हें विशाल के साथ विदर्ड पावर कल्टीवेशन प्रतियोगिता जारी रखने के लिए कहा। हालांकि इस बार उसने इन नाइसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर्स को धीमा नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उन्हें विशाल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। उनके साथ एक एक करके प्रतिस्पर्धा करने के बाद विक्रम पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। विशाल ने विदर्ड पावर के 10 अंशों को कल्टीवेट किया। 7 लोगों में से जो सबसे तेज था, वह केवल 2 अंश ही कल्टीवेट कर पाया। एक दौर के बाद विशाल ने सफलतापूर्वक लगातार 8 जीत हासिल की। दूसरी लगातार जीत से शुरू करते हुए उसे अतिरिक्त विदर्ड पावर मिलना शुरू हो गया। विशाल और विदर्ड ट्री प्रत्येक को विदर्ड पावर के 15 हिस्से प्राप्त हुए। हालांकि बाद में विदर्ड पावर के 14 हिस्सों को अवशोषित करने के बाद विशाल फिर से ब्रेक थ्रू हासिल करने में विफल रहा, जिससे विक्रम थोड़ा निराश हो गया, लेकिन साथ ही वह इसके लिए उत्सुक भी होने लगा। ब्रेक थ्रू जितना कठिन होगा, अंततः ब्रेक थ्रू हासिल करने के बाद वापस आने वाली विदर्ड पावर उतनी ही आश्चर्यजनक होगी। विशाल के पिछले ब्रेक थ्रू ने उसे सफलतापूर्वक विदर्ड इमॉर्टल पावर के एक अंश को संघनित करने की अनुमति दी थी, और कुछ बच भी गया था। यह दूसरी लहर सीधे उसे विदर्ड इमॉर्टल पावर के शेष 9 अंशों को एक ही बार में संघनित करने की अनुमति दे सकती है। अब उन लोगों को अंदर आने देने का समय आ गया है। एक हल्की सी सांस लेते हुए विक्रम ने विशाल को इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह वापस कमरे में टेलीपोर्ट हो गया। उसने इनर हॉल की छवि को देखा। इस समय इनर हॉल में पिछली अफरा तफरी गायब हो गई थी, लेकिन कई कल्टीवेटर्स के चेहरों पर सतर्कता के भाव थे। उसकी पिछली उपस्थिति ने इनर हॉल में हर किसी पर एक गहरा साया डाल दिया था। विदर्ड पावर छीनने के लिए कोई छाया में छिपा हुआ था। यशवर्धन की विदर्ड पावर चोरी हो जाने के बाद उसे बाहर टेलीपोर्ट नहीं किया गया
और इस इमोर्टल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी नजर में यहां सब कुछ अचानक अनिश्चित हो गया था। कल्टीवेटर्स के एक हिस्से ने पहले ही विदर्ड पावर कल्टीवेट करना छोड़ दिया था और इनर हॉल में चारों ओर खोजना शुरू कर दिया था। विक्रम ने इसे देखते हुए थोड़ी भौहें सिकोड़ी। बज बज! तभी इनर हॉल में अचानक विदर्ड पावर की एक लहर उठी। यह हेवनली विलो सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर था। यह देखते ही विक्रम की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अपने शब्दों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इनर हॉल में कई कल्टीवेटर्स का ध्यान भी हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर पर था, विशेष रूप से यशवर्धन का। उसकी कल्टीवेट की हुई विदर्ड पावर के चोरी हो जाने के बाद उसका मूड बहुत खराब हो गया था। हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर को भी इसे कल्टीवेट करते देख उसने ओल्ड एंसेस्टर के आसपास के क्षेत्र को करीब से देखने के लिए तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग किया। अगर वह अदृश्य आदमी जिसने विदर्ड पावर चुराई थी सामने आने की हिम्मत करता तो वह तुरंत टूट पड़ता और उसे पकड़ लेता। हालांकि हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर के चारों ओर विदर्ड पावर की 10 लहरें प्रकट होने और उसके द्वारा पूरी तरह से विदर्ड पावर कल्टीवेट करने के बाद भी उसके चारों ओर कोई हलचल नहीं हुई। इसके बजाय इस समय इनर हॉल में इमोर्टल की आवाज गूंज उठी। एक दूसरे ट्रायल प्रतिभागी ने विदर्ड पावर कल्टीवेट कर लिया है और अब वह ट्रायल के अगले चरण में प्रवेश करेगा। इससे पहले कि हर कोई कुछ और सोच पाता, एक टेलीपोर्टेशन लाइट हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर पर पड़ी। हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर को दूर टेलीपोर्ट होते देख सीनियर यशवर्धन अब और शांत नहीं रह सका। जैसे ही उसने बात की, विक्रम ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने तुम्हारी स्थिति देखी है। तुम्हें बाहर टेलीपोर्ट न किए जाने का कारण यह है कि तुम्हारी क्षमता उत्कृष्ट है। हालांकि पहले से ही तुमने केवल संदेह की परवाह की है और विदर्ड पावर कल्टीवेट करना जारी नहीं रखा। तुम्हारे इस तरह के प्रदर्शन ने मुझे निराश किया है। यह सुनकर यशवर्धन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दबाजी में बोला, जूनियर समझ गया। यह कहते हुए वह तुरंत आसन पर बैठ गया और फिर से विदर्ड पावर कल्टीवेट करने के लिए स्टोन टैबलेट को देखने लगा। कल्टीवेट करते समय उसका दिल थोड़ा उत्साहित था। उत्कृष्ट क्षमता, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि इस इमॉर्टल की नजर में वह उसकी विरासत पाने के योग्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बाहर नहीं किया गया था। वह बहुत आवेगी हो गया था। यह सोचना कि वह इतने लंबे समय तक एक अदृश्य व्यक्ति से प्रभावित रहा। उसे बहुत पहले ही विदर्ड पावर कल्टीवेट करना जारी रखना चाहिए था। वहां मौजूद कई अन्य लोगों ने ईर्ष्या से यशवर्धन की ओर देखा। एक इमॉर्टल द्वारा उत्कृष्ट क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में मूल्यांकन किए जाने का मतलब यह था कि विदर्ड पावर में यशवर्धन की क्षमता ने उसे इमॉर्टल की विरासत प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। यह एक बहुत ही उच्च मूल्यांकन था। हालांकि सुहानी और स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर जैसे कुछ लोगों को थोड़ा संदेह था। क्या यशवर्धन में वास्तव में उत्कृष्ट क्षमता थी? केवल विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की गति के आधार पर यशवर्धन स्पष्ट रूप से थाउजेंडसी आइलैंड के 6th एल्डर और उस अस्थायी प्रतिभागी की तुलना में बहुत धीमा था जो पहले ही अगले चरण में प्रवेश कर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की क्षमता केवल लगने वाले समय के बारे में नहीं थी? सुहानी और अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि यह काफी संभव था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स के रूप में उनका ज्ञान साधारण लोगों की तुलना में बहुत व्यापक था। कुछ विशेष तरीकों के लिए तेज कल्टीवेशन जरूरी नहीं कि बेहतर हो। विदर्ड पावर उसी प्रकार की प्रतीत होती थी, क्योंकि इसमें एक मुरझाई हुई आभा होती है जो जीवन शक्ति को नष्ट कर देती है। यदि इस विशेष ऊर्जा को ठीक से कल्टीवेट नहीं किया गया तो इसके बहुत घातक परिणाम होने की संभावना थी। शायद थाउजेंडसी आइलैंड के 6th एल्डर और अन्य लोग जिन्होंने पहले जल्दी से कल्टीवेशन किया था, उनमें वास्तव में विदर्ड पावर को समाहित करने के लिए उपयुक्त शरीर नहीं थे। हालांकि उनकी अंतिम विफलता ऐसा प्रतीत होती थी क्योंकि अदृश्य व्यक्ति ने इसे चुरा लिया था, लेकिन यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके शरीर इसे सहन नहीं कर सकते थे।
इस तरह सोचने पर विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की क्षमता शरीर की बनावट पर निर्भर होनी चाहिए। यह सोचकर सुहानी और बाकी सभी लोग उत्साहित हो गए और स्टोन टैबलेट पर विदर्ड पावर कल्टीवेशन विधि को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। जब तक वे विदर्ड पावर कल्टीवेट कर सकते थे, तब तक उनके पास इमोर्टल की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका था। कमरे के अंदर छवि में कल्टीवेटर्स को फिर से गंभीरता से कल्टीवेट करते देख विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसके बगल में नीरा, थाउजेंड सी आइलैंड का सिक्स्थ एल्डर और अन्य सभी सन्न थे। यह भी काम करता है? बस कुछ ही कैजुअल झूठों के साथ उसने वास्तव में उन सभी कल्टीवेटर्स को मूर्ख बना दिया था। यशवर्धन और अन्य सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स के गंभीर चेहरों को देखकर थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर और अन्य लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स इतने चतुर नहीं लग रहे थे। विक्रम ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। यदि संभव हो तो वह इस तरह की चालबाजी नहीं करेगा। मुख्य कारण यह था कि इमोर्टल पैलेस की बाहरी परिधि अब सील हो चुकी थी। अगर वह यशवर्धन को टेलीपोर्ट करना चाहता तो वह इसे केवल इमोर्टल पैलेस के भीतर ही कर सकता था, जिसका ज्यादा मतलब नहीं होगा। जहां तक उसे पकड़ने की बात है, जैसा कि उसने थाउजेंड सी आइलैंड के सिक्स्थ एल्डर और अन्य लोगों के साथ किया था, विक्रम जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज नैसेंट सोल स्टेज से अलग था। उसे यकीन नहीं था कि वह आसानी से उन्हें कुचल सकता है। यदि इमोर्टल पैलेस के अंदर लड़ाई छिड़ गई तो यह निश्चित रूप से अन्य सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर्स को सचेत कर देगा, जो केवल और अधिक परेशानी खड़ी करेगा। अभी के लिए वह पहले इन लोगों को शांत करेगा और विदर्ड इमोर्टल लिगेसी सुरक्षित करेगा। उसने तुरंत सूखी टहनी को लहराया, मुख्य हॉल की छवि को खोलते हुए। हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर को उसके द्वारा मुख्य हॉल में पहले ही टेलीपोर्ट कर दिया गया था। उसने तुरंत हॉल में कहा, 2 ट्रायल प्रतिभागी अब इस चरण में पहुंच गए हैं। दूसरा प्रतिभागी पहले प्रतिभागी के बगल वाले आसन पर बैठे। इस चरण के लिए टेस्ट विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की प्रतियोगिता है। विदर्ड पावर कल्टीवेट करने की एक प्रतियोगिता? मुख्य हॉल में हेवनली विलोसेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी और एक सूखी बूढ़ी आवाज में बोला, सीनियर, क्या यह टेस्ट इस बूढ़े आदमी के लिए इस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए है? सही, विक्रम ने उदासीनता से कहा। पेड़ के सामने आसन पर बैठो। तुम पर एक सहायक रोशनी चमकेगी और उसके भीतर विच पावर कल्टीवेट करने की गति बढ़ जाएगी। जो भी विदर्ड पावर के 10 अंशों को सबसे पहले कल्टीवेट करेगा वह जीतेगा और अंतिम ट्रायल में प्रवेश करेगा। हेवनली विलो सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर यह सुनकर समझ गया और उसने बेकाबू होकर विशाल की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अस्थाई प्रतिभागी, जो एक मुखौटा पहने हुए था और जिसे समझना मुश्किल था, वह अभी भी यहां होगा। ऐसा लगता था कि यहां की विरासत केवल चरणों को जल्दी से पास करके ही प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यह याद करते हुए कि इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने के लिए तीनों पुलों को पार करने के बाद हर कोई केवल प्रतीक्षा कर सकता था, उसे समझ आ गया। उसका दिल एक पल के लिए उत्साहित हो गया। अगर वह इस व्यक्ति को हरा देता है तो वह अंतिम ट्रायल में प्रवेश कर सकता है। इमोर्टल विरासत अब केवल 2 कदम दूर थी। यहां हम चलते हैं। हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर को बैठते देख विशाल कुछ कहे बिना नहीं रह सका। लेकिन जैसे ही हेवनली विलो सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर बैठा, उसने सीधे विदर्ड पावर कल्टीवेशन विधि को संचालित करना शुरू कर दिया। विशाल का चेहरा फड़क उठा, लेकिन उसने जल्द ही एक गहरी सांस ली। मास्टर ने उसे दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना सिखाया था। छोटे मोटे, तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी करो और शुरू करो। विक्रम की डांटती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। विशाल का शरीर हिल गया और उसने जल्दबाजी में विदर्ड पावर कल्टीवेशन विधि को संचालित किया। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, बस कुछ ही मिनटों में विशाल के सामने विदर्ड पावर के कई अंश इकट्ठा हो गए। हेवनली विलोसेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर, जिसने अपनी विभाजित आत्मा, डिवाइडेड सोल का एक अंश उस पर केंद्रित रखा था, वह सदमे से भर गया। यह आदमी इतनी तेज क्यों था?
उसने दांत पीसे और अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि जब तक वह अंततः विदर्ड पावर का एक अंश इकट्ठा करने में कामयाब हुआ, विशाल के चारों ओर 1, 2, 3, 4, 5, 9 अंश, उसने पहले ही विदर्ड पावर के 9 अंशों को संघनित कर लिया था। यह असंभव है। हेवनली विलो सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। विशाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और विदर्ड पावर के अंतिम अंश को संघनित करना जारी रखा। रुको, यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता है, हेवनली विलो सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर ने जल्दबाजी में कहा। लेकिन विशाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने मुझे तब नजरअंदाज कर दिया था जब मैंने अभी अभी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश की थी, और अब तुम मुझसे बात करना चाहते हो? मैं, छोटा विशाल, तुम पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जल्द ही विदर्ड पावर का 10वां अंश विशाल के शरीर पर इकट्ठा हो गया। हेवनली विलो सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर खाली नजरों से वहीं बैठा रहा। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। कितना समय हुआ था? 10 मिनट से भी कम? इस व्यक्ति की विदर्ड पावर इकट्ठा करने की गति इतनी तेज क्यों थी? विक्रम की आवाज गूंजी। प्रतियोगिता का परिणाम आ गया है। हारने वाले को वापस इनर हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक मौका है। एक बार जब तुम इनर हॉल में विदर्ड पावर के 100 अंशों को कल्टीवेट कर लोगे, तो तुम्हें दूसरी प्रतियोगिता के लिए योग्यता प्राप्त हो जाएगी।